हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कस किया था मानव नेत्र क्या होता है, उसकी बनावट कैसी होती है और उसकी कार्यविधि के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दृष्टि दोष क्या होते हैं और उनका निवारण किस तरह से किया जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, दृष्टि दोष को समझने से पहले हम डिस्कस करते हैं समझन क्षमता क्या होती है, एकोमोडेशन पावर क्या होती है। तो अकोमोडेशन पावर क्या होती है स्टूडेंट्स, कोई भी वस्तु आपकी नेत्र के पास स्थित है या फिर वो आपकी आंखों से दूर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। और उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनाने के लिए आपका जो नेत्र लेंस होता है वो अपनी फोकस दूरी को एडजस्टमेंट करता है, व्यवस्थित करता है। इस क्षमता को ही हम क्या कहेंगे, अकोमोडेशन पावर या फिर समझन क्षमता कहते हैं। और यदि किसी वजह से समझन क्षमता क्या होती है, घटती है, क्षीण होती है, तो आपकी नेत्र में दोष उत्पन्न होते हैं जिनको हम कहते हैं आई डिफेक्ट या फिर दृष्टि दोष कहेंगे। तो दृष्टि दोष स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे निकट दृष्टि दोष क्या होता है और इसका निवारण किस तरह से किया जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। और इसकी वजह होती है कि नेत्र का दूर बिंदु कहाँ आ जाता है, पास आ जाता है। दूर बिंदु कहाँ पे आ जाता है, पास में आ जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता, पास की वस्तुओं को क्लियरली क्या कर पाता है, देख पाता है। तो यहाँ पे दूर बिंदु हमने पढ़ा था कि नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो यहाँ पे होता है, इन्फिनिटी होता है। और पास बिंदु क्या होता है, इन्फिनिटी ना होकर के क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति पास की वस्तुओं को क्लियरली देख पाएगा, दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। तो इस दोष को हम क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष में दूर बिंदु क्या होता है, पास आ जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, निकट दृष्टि दोष में वैसे प्रतिबिंब बनना कहाँ चाहिए, रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पे ना बन के कहाँ बन जाता है, रेटिना से आगे। कहाँ बनता है, रेटिना से आगे या फिर रेटिना से पहले बन जाता है। तो आपका दोष उत्पन्न होता है कौन सा, निकट दृष्टि दोष। यहाँ पे निकट दृष्टि दोष में आपकी जो नेत्र लेंस होता है, फोकस दूरी होती है उसकी, उसमें क्या परिवर्तन होते हैं, किस वजह से निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, तो उसको हम समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपको नेत्र लेंस दिया गया है और नेत्र में कैसा लेंस होता है स्टूडेंट्स, उत्तल लेंस होता है। तो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो लेंस होता है आपका वो क्या होता है, उसकी गोलाई बढ़ने लगती है। और जब इसकी गोलाई बढ़ेगी तो क्या होगा, गोलाई बढ़ेगी तो हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। गोलाई बढ़ेगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। वक्रता त्रिज्या क्या होगी स्टूडेंट्स, बढ़ेगी। और वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो फोकस दूरी क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है। और जब फोकस दूरी कम होगी तो व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाएगा और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाएगा। तो इस दोष को हम क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष। ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाले हैं स्टूडेंट्स, इसलिए हमें इनको रटना नहीं है, रटने की बजाय हम इनको अच्छे से समझ के करेंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इनको हम कैसे समझें कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, पास की वस्तुओं को देखने के लिए फोकल लेंथ क्या चाहिए, कम चाहिए। और फोकल लेंथ कम तभी होगी जब नेत्र लेंस की गोलाई क्या होगी, कब होगी, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। और वक्रता त्रिज्या ज़्यादा कब होगी, जब लेंस की गोलाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम इनको इस तरह से समझ सकते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं इस रोग के निवारण के लिए हम किस प्रकार के लेंस का उपयोग करेंगे। तो किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं, एक
उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, किसके लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। अगला दोष है स्टूडेंट्स दूरदृष्टि दोष। तो देखिए दूरदृष्टि दोष नाम से ही स्पष्ट है कि व्यक्ति दूर की वस्तुओं को क्लियरली स्पष्ट देख पाएगा लेकिन पास की वस्तुओं को नहीं देख पाता, तो इस दोष को हम क्या कहेंगे, दूरदृष्टि दोष कहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, जो निकट बिंदु होता है नेत्र का वो कहाँ चला जाता है, दूर चला जाता है। निकट बिंदु क्या होता है 25 सेंटीमीटर, तो वो कहाँ चला जाएगा, दूर चला जाएगा। तो इस कंडीशन में जो उत्पन्न होने वाला दोष है वो क्या होगा, दूरदृष्टि दोष होगा। और दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा स्टूडेंट्स, रेटिना के पीछे। कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहेंगे, दूरदृष्टि दोष कहेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स दूरदृष्टि दोष में जो इसका रीजन है वो क्या होता है, किस वजह से दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है, जो आपका नेत्र लेंस होता है उसमें क्या इफेक्ट यहाँ पे होता है। तो देखिए ये आपका नेत्र लेंस है, ये बहुत इजी से हम इनको समझेंगे। यदि हम इनको रट के करेंगे तो बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे, और यदि हम इनको समझ के करेंगे तो ये बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। देखिए ये आपका क्या है, नेत्र लेंस, और नेत्र लेंस दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, चपटा हो जाता है, इसकी गोलाई क्या होती है, कम हो जाती है। और जब गोलाई कम होगी तो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। और जब वक्रता त्रिज्या कम होती है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, वक्रता त्रिज्या कम होगी तो क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। और जब फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, व्यक्ति दूर की वस्तुओं को एकदम स्पष्ट क्या कर पाएगा, देख पाएगा। तो इस प्रकार के दोष में क्या होता है, लेंस की गोलाई कम होती है, वक्रता त्रिज्या कम होती है और फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, पास की वस्तुओं को नहीं देख पाता। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहेंगे, दूरदृष्टि दोष कहेंगे। आगे हम डिस्कस करते हैं इसके निवारण के बारे में। तो इसका निवारण कैसे कर सकते हैं, इसका निवारण हम कर सकते हैं उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करके। हम दूरदृष्टि दोष को या फिर दूरदृष्टि दोष को क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। किसका यूज करेंगे, उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का। जबकि निकट दृष्टि दोष में हम किसका यूज करते हैं, उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र होती है तो उम्र के साथ साथ उसकी आँखों की जो समझन क्षमता है, नेत्र लेंस की जो समझन क्षमता होती है, अकोमोडेशन पावर होती है, वो क्या होने लगती है, क्षीण होने लगती है, घटने लगती है। और उसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति ना तो पास की वस्तुओं को साफ देख पाता, ना ही दूर की वस्तुओं को क्लियरली देख पाता है। तो उस दोष को हम क्या कहेंगे, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ पे इस दोष में प्रतिबिंब कभी रेटिना से पहले और कभी रेटिना के बाद बनता है। तो इस दोष को हम क्या कहेंगे, जरा दृष्टि दोष कहेंगे। तो जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम किसका उपयोग करते हैं स्टूडेंट्स, इसके लिए हम उपयोग करेंगे किसका, द्विफॉक्सी लेंस। किसका उपयोग करेंगे, द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग करेंगे, जिसको हम कहते हैं बाईफोकल लेंस। क्या कहेंगे, बाईफोकल लेंस। इस प्रकार के लेंस में दोनों लेंस होते हैं, उत्तल और अवतल, दोनों प्रकार के लेंस का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसको हम बेलनाकार लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेलनाकार लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं किसके लिए, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए। आगे हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, और वो क्वेश्चन है आपका कि हमें दृष्टि के लिए दो आँखों की आवश्यकता क्यों होती है, क्या हम एक आँख से नहीं देख सकते। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम एक की बजाय दो आँखों से देखेंगे तो ज़्यादा दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, कवर होता है, ये हम सभी जानते हैं। एक आँख से जो एंगल बनता है, कितने एंगल पे हम देख सकते हैं एक आँख के द्वारा, 150 डिग्री 150 डिग्री के एंगल पे क्या कर सकते हैं, कोण पे देख सकते हैं। लेकिन
यही हम यदि 2 आँखों से देखें तो ये कोण बढ़ करके कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 की बजाय 2 से देखेंगे तो ज़्यादा दृष्टि क्षेत्र क्या होगा, कवर होगा, ज़्यादा दृष्टि क्षेत्र में हम देख पाएंगे। तो इसीलिए हमें देखने के लिए, दृष्टि के लिए 1 की बजाय कितनी आँखों की आवश्यकता होती है, 2 आँखों की आवश्यकता होती है। आगे हम डिस्कस करते हैं प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। प्रिज्म ग्लास के ट्रायंगुलर या त्रिभुज के आकार के कांच की पट्टियों से जो एक एंगल पे, एक कोण पे क्या होती हैं, झुकी होती हैं, उनसे बनी एक कांच की स्लेब होती है जिसको हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे। और प्रिज्म पे जब प्रकाश की किरण क्या होती है, आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण प्रिज्म पे क्या होती है, आपतित होती है, तो क्या होगा, देखिए प्रकाश की किरण प्रिज्म की एक सरफेस पे, एक भुजा पे एक आपतित हुई, तो आपतित होने पर आपको पता है कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से किस में जा रही है, सघन माध्यम में जा रही है। यहाँ पे मैं अभिलंब को ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपका अभिलंब। तो प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन में जाती है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अभिलंब की ओर झुकेगी। किधर झुकेगी, अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। और इस प्रकार प्रिज्म की दूसरी भुजा पे क्या होती है, आपतित होती है, और दूसरी भुजा पे आपतित होगी तो उसके लिए अभिलंब क्या हो गया, ये हो गया। और जब प्रकाश की किरण दूसरी भुजा पे आपतित होती है तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किस में जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है, तो वो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। तो ये क्या हो गया, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। और यहाँ पे अपवर्तन कितनी बार हुआ, 2 बार अपवर्तन होता है। इसको हम कहेंगे आपतित किरण, इसको हम कहेंगे अपवर्तित किरण। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आपकी आपतित किरण और ये आपकी निर्गत किरण या फिर अपवर्तित किरण, इसको हम कह सकते हैं। यदि हम इनको आगे बढ़ाएंगे तो दोनों जिस जगह पे मिलेंगी वहाँ पे एक कोण का निर्माण करती हैं, और इस कोण को हम कहते हैं विचलन कोण। इस कोण को हम क्या कहेंगे, विचलन कोण कहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, निर्गत किरण किसके सापेक्ष, निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के साथ जो एंगल बनाती है, कोण बनाती है, उस कोण को हम क्या कहेंगे, विचलन कोण कहते हैं। और इसको हम व्यक्त करते हैं किससे, कैपिटल डी से, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं इसको, एंगल ऑफ डेविएशन। आगे हम डिस्कस करते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, एग्जाम के लिए भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में डिस्कस करते हैं। ये प्रयोग किया था स्टूडेंट्स किसने, न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। तो यहाँ पे सर आइजैक न्यूटन ने क्या बताया कि जब कोई श्वेत प्रकाश, वी कैन से सनलाइट, श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कैसा होता है, श्वेत प्रकाश होता है। और जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पे क्या किया जाता है, आपतित किया जाता है, तो उसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। कितनी बार अपवर्तन होगा, 2 बार अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद ये प्रकाश कितने रंगों में, अपने अवयवी रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। और इस घटना को ही हम क्या कहेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। या फिर मैं ये कहूँ कि जब किसी श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म पे क्या किया जाता है, आपतित किया जाता है, तो अपवर्तन के बाद प्रकाश की, श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और ये अवयवी रंग जो प्राप्त होते हैं इनको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। इनको हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। और इनका जो क्रम होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, विबजोर। क्या होगा, विबजोर। सबसे ऊपर ही ऊपर कौन सा कलर होगा, लाल रंग। और सबसे नीचे कौन सा होगा,
बैंगनी रंग। इनका जो क्रम होता है वो क्या होता है, सबसे ऊपर रेड कलर, उसके बाद में नारंगी, उसके बाद में पीला, उसके बाद में हरा, उसके बाद में नीला, उसके बाद में मजेंटा, उसके बाद में बैंगनी। सबसे नीचे कौन सा कलर होता है, बैंगनी होता है, और सबसे ऊपर कौन सा होता है, लाल रंग होता है। यहाँ पे सर आइजैक न्यूटन ने इस प्रिज्म के सामने विभिन्न तरीकों से एक अन्य प्रिज्म को रखा अन्य रंगों को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी रंग यहाँ पे प्राप्त नहीं होता है। तो फाइनली उन्होंने क्या किया, एक अन्य प्रिज्म को इस प्रिज्म के सामने क्या रखा, इसके बिल्कुल समांतर उल्टा रखा गया। तो न्यूटन ने ये पाया कि वापस से उसको कैसा प्रकाश प्राप्त होता है, श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। कैसा प्रकाश प्राप्त होता है, श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। कहने का मतलब जब दो प्रिज्म एक दूसरे के समांतर रखे गए हो, एक के विपरीत उल्टा रखा गया हो, तो इस कंडीशन में एक प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो दूसरे प्रिज्म से भी कैसा प्रकाश निर्गत होगा, श्वेत प्रकाश आपको क्या होता है, प्राप्त होता है। और इस घटना का, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का सबसे मुख्य उदाहरण जो है वो क्या होता है, रेनबो। क्या होता है, रेनबो होता है, जिसको हम कहते हैं इंद्रधनुष। क्या कहेंगे, इंद्रधनुष, या फिर क्या कहेंगे इसको, रेनबो या फिर इंद्रधनुष। तो देखिए स्टूडेंट्स, रेनबो के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।